रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने सूर्य के बारे में सारी बातें पढ़ ली हुई है। तो आज हम देखेंगे ग्रह। ग्रह किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रह क्या है। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है तथा प्रकाश के लिए वह अपने निकटतम तारे पर निर्भर हो। ये ग्रह जिस तारे पर आश्रित होते हैं उसी तारे का चक्कर लगाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि ग्रह की क्या विशेषता है कि इसके पास ना अपनी ऊष्मा होती है और ना ही अपना प्रकाश होता है। जैसे कि हम बात तारे की करें तो तारे की क्या विशेषता है कि उसके पास अपना ऊष्मा भी होता है और अपना प्रकाश होता है। लेकिन जो ग्रह होते हैं इनके पास ना ही अपना ऊष्मा होता है ना ही प्रकाश होता है। ये इन सब चीज़ों के लिए अपने जो निकटतम तारा होता है उस पर आश्रित होते हैं और जिस पर आश्रित होते हैं उसी का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हम अपनी पृथ्वी को मान लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास ना ही अपना ऊष्मा है ना ही प्रकाश है। ये ऊष्मा और प्रकाश किससे लेती है? सूरज से। ये सूरज से ही ये सारी चीज़ें लेती हैं, इसीलिए ये सूरज का चक्कर लगाती हैं। तो ग्रह क्या है? जिसके पास ना ही अपनी ऊष्मा है ना ही प्रकाश। प्रकाश के लिए वह अपने निकटतम तारे पर निर्भर रहता है और उसके अलावा जिस तारे पर यह निर्भर रहता है उसी का चक्कर लगाते हैं। हमारे सौर मंडल में पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु वर्तमान में 8 है। ग्रहों की विशेषताएं होती हैं कि वह एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाता है और कम से कम उपग्रह से तो बड़ा ही होता है। कहने का क्या मतलब है कि पहले हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी। कौन कौन से ग्रह? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उसके अलावा प्लूटो। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ केवल 8 ग्रहों को मान्यता दी गई है। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकालने का क्या कारण था कि जो ग्रह होते हैं वो अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा सूरज है। अब कोई ग्रह इसका चक्कर लगा रहा है तो वो मान लीजिए ये बुध है, इसका यही पाथ है जिसमें ये चक्कर लगाएगा ऐसे किसी तरीके से, ठीक है। इसमें ये चक्कर लगा रहा है, ये इसकी विशेषता हो गई। लेकिन जो प्लूटो है वह वरुण की कक्षा को काटता था। मान लीजिए कि ये प्लूटो का ऑर्बिट है, ये किसी तरीके से वरुण की कक्षा को काट देता था और उसके अलावा उसका जो साइज था वो उपग्रह से भी छोटा था। बताइए, ग्रह बनाया गया है लेकिन उसका जो साइज है वो उपग्रह से भी छोटा है। तो इन्हीं दोनों कारणों की वजह से जो प्लूटो था उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब जो ग्रह होते हैं उनको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है पार्थिव ग्रह, दूसरा है जोवियन ग्रह। अब देखते हैं ये किसे कहते हैं। देखिए, पार्थिव ग्रह जिसे टेरेस्टेरियल ग्रह बोलते हैं, इन्हें आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। यानी जो पार्थिव ग्रह है इनको आर्थिक ग्रह भी बोलते हैं, मतलब आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ये पृथ्वी से समानता रखते हैं, अतः इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है तथा ये ठोस अवस्था में होते हैं। इनका उपग्रह कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। तो पार्थिव ग्रह क्या है? इन्हें पार्थिव ग्रह को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनमें 4 ग्रहों को रखा जाता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों हैं पार्थिव ग्रह। अब आगे देखते हैं जोवियन ग्रह। इन्हें बाह्य ग्रह भी कहते हैं। ये बृहस्पति से यानी जुपिटर से समानता रखते हैं, अतः इन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। इनका घनत्व कम होता है, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके उपग्रहों की संख्या अधिक होती है। जोवियन ग्रहों की संख्या भी 4 है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रह है हमारे सौरमंडल में वो केवल 8 हैं। तो 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है। तो जोवियन ग्रह में कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम अपना सूरज बना लेते हैं, ये हो गया हमारा सन। तो उसके बाद ये है कौन? बुध। फिर अगला कौन होगा? शुक्र। शुक्र के बाद क्या है? हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद है मंगल।
फिर उसके बाद यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अब आते हैं बृहस्पति, फिर शनि हैं साइज में बड़े, तो साइज में यहाँ पे गलती से छोटा हो गया है, फिर अरुण, उसके बाद वरुण, लास्ट में वरुण। तो देखिए ये जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी है यही इन दोनों को दो भागों में डिवाइड कर देती है। सूरज और ये क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच में जो ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और क्षुद्र ग्रह के बाहर जो चारों ग्रह हैं इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह के आंतरिक ग्रह हैं यानी क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले जितने भी ग्रह हैं इन सब का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, और ये पृथ्वी से समानता रखते हैं, जिसके कारण इनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। उसके अलावा जो बाह्य ग्रह हैं यानी सौर बेल्ट के, माफ़ कीजिएगा, क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाहर के जो ग्रह हैं उन सब का घनत्व भी कम होता है, और ये सभी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह को मरकरी बोला जाता है। इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ। इस ग्रह का अपना वायुमंडल नहीं होता है, किंतु बहुत ही कम मात्रा में यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है जो बहुत ही सारी गैसों का मिश्रण है, लेकिन जो बुध है यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ मात्रा में, कुछ ही मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर अब आगे है, वायुमंडल ना होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन का तापमान 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर देखा जाता है। यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए दिन का तापमान कितना है, 420 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ जहाँ अगर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया तो इंसान उबलने लगते हैं गर्मी के कारण। तो यहाँ पे दिन का तापमान 420 डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए गलती से कोई दिन में बच भी गया किसी तरीके से, तो रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है सबसे ठंडा स्थान, वहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, यहाँ पे -180 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो सोच लीजिए तो देखिए यहाँ पर तापांतर बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। उसके अलावा क्या समस्या है, वायुमंडल ना होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात होता है, जिस कारण यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं। देखिए कोई इंसान सबसे पहले तो गर्मी में ही मर जाएगा, 420 डिग्री सेल्सियस में। गर्मी से बचा तो ठंडी से मर जाएगा -180 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गलती से अगर उसका भाग्य हुआ दोनों से बच जाएगा तो जो बड़े बड़े उल्कापात होते हैं वो यहाँ पे गिरेंगे और ये उससे मर जाएगा। तो कुल मिला के बुध ग्रह पर जीवन की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेटर है जो कि उल्कापात यानी जो क्षुद्र ग्रह थे वो गिरे बुध पर, उसके कारण बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जिसको कोरियोलिस बेसिन बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोरियोलिस बेसिन नामक जो क्रेटर है या गड्ढा है वो कहाँ है, तो वो बुध ग्रह पर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पूरी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है, जिस कारण यह सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह है। इस ग्रह पर प्रेशर कुकर वाली स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे गर्म ग्रह कहा जाता है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है तो वो शुक्र है। भले ही बुध तो सूरज के सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी वो गर्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं। दिन में तापमान 420 डिग्री सेल्सियस, रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। जितना दिन में गर्म हुआ रात में उतना ही ठंडा हो गया। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह वो नहीं है, बल्कि सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, क्योंकि उस पर भी वायुमंडल पाया जाता है। सूर्य से जो ऊष्मा आई वो उसको रख लेता है और वायुमंडल उसको जाने ही नहीं देता, इसलिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पाई जाती है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र।
अब प्रेशर कुकर की बात करें तो उसमें क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर भी गर्मी के कारण प्रेशर बना रहता है। इसीलिए अगर प्रेशर कुकर वाला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी शुक्र ही है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो वो भी शुक्र ही है। ठीक है, इसको वेल्ड प्लैनेट भी कहा जाता है। उसके अलावा यह पृथ्वी से समांतर रखता है अतः इसे पृथ्वी का सहोदर भगिनी या जुड़वा बहन कहा जाता है। समांतर रखता है कहने से क्या मतलब कि इसका जो साइज एंड शेप है वो पृथ्वी से मैच करता है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी का भाई बहन कुछ भी बोलिए, वो इसको बोला जाता है शुक्र को। ठीक है, यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। कहने का क्या मतलब है कि जो अन्य ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। अब पश्चिम से पूरब की ओर कहने का क्या मतलब है, इसको एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि बचपन में इस क्वेश्चन में तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं कि घूमता कैसे है। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और जब हम मैप पढ़ते हैं या फिर दिशाओं का ज्ञान पढ़ते हैं तो हम उसको ऐसे 4 भागों में बांट देते हैं। तो ये वाला हिस्सा हो जाता है पूरब, ये वाला हिस्सा हो जाता है पश्चिम, ये उत्तर, और ये वाला दक्षिण। तो जो अन्य ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, यानी इधर से ऐसे ऐसे घूमेंगे, ये इधर से घूमेंगे। लेकिन वहीं अगर शुक्र की बात की जाए तो वो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, यानी कि अगर ये शुक्र है तो वो इधर की ओर घूमेगा, यानी कि ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमेगा, जबकि जो अन्य ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो बुध, माफ कीजिएगा, शुक्र और अरुण, वो लास्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब घूम तो पूरब से पश्चिम की ओर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सूर्योदय यहाँ पे पश्चिम में होगा, क्योंकि उल्टा ही तो घूम रहे हैं, है ना। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 224 दिन में पूरा कर लेता है। अर्थात इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण लगभग समान है, जिस कारण यह एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। इसका क्या कहने का मतलब है, पहले तो घूर्णन क्या क्या मतलब होता है कि ये अपनी जगह पे ही घूम रहा है, और परिक्रमण क्या है, ये सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है उसको परिक्रमण कहते हैं। यानी ये अपने अक्ष पर घूमना और उसके साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाना, दोनों उतने ही दिन में पूरा करता है। देखिए, 243 और 224 बहुत ज़्यादा दिनों का अंतर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एक दिन 1 साल के बराबर होता है। ठीक है, फिर अब है कि बुध तथा शुक्र के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका क्या कारण है, पहली बात तो ये छोटे हैं, जिस कारण इनका गुरुत्वाकर्षण भी कम है, और जो सूर्य है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसा कहा जाता है कि बुध और शुक्र के पास अगर कभी उपग्रह थे भी तो सूर्य ने उसको खींच लिया अपनी तरफ। ठीक है, बुध तथा शुक्र दोनों को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहा जाता था, बुध और शुक्र को कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर जगह पे आपको शुक्र मिलेंगे, लेकिन मान लीजिए अगर शुक्र ना मिला तो बुध को भी भोर का तारा या सांझ का तारा बोला जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पृथ्वी और मंगल के बारे में। पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी, अर्थ। देखिए, पृथ्वी पर 71% भाग पर जल होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूर्णन तथा 356 माफ़ कीजिएगा, ये 65 है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में अपना परिक्रमण पूर्ण कर लेता है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और चंद्रमा इसका अपना एकमात्र उपग्रह है। तो देखिए, इसके पहले जो 2 ग्रह थे, बुध और शुक्र, उनके पास अपना प्राकृतिक ग्रह नहीं था, लेकिन हमारी पृथ्वी के पास अपना एकमात्र प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा है। इसकी अन्य विशेषता 71% भाग पर जल, और 71% भाग पर जल होने के कारण इसको नीला ग्रह बोला जाता है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। तो ये कुछ पृथ्वी से संबंधित थे, इनमें से तो ज़्यादातर आपको याद ही होगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं मंगल ग्रह।
इस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखता है। पृथ्वी नीली क्यों दिखती है? जल के कारण, जबकि मंगल लाल दिखता है आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ना मिले तो फेरस ऑक्साइड वहाँ पे दे देगा, क्योंकि आयरन का ही अन्य नाम फेरस है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिस कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी जैसी है लगभग वैसे ही मंगल भी है, क्योंकि देखिए यह भी हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण वहाँ पे ऋतु परिवर्तन होते हैं। मंगल का भी वही कंडीशन है कि ये भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन देखे जाते हैं। तो जीवन की संभावना अगर कहीं है तो वो मंगल पर है। अब आगे देखते हैं। पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मिक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में 3 गुना से अधिक है। क्योंकि देखिए हमारी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,000। हालांकि 8,848 मीटर है, लेकिन फिर भी उसको अगर हम केवल 8,000 मान लें तो 8 तियाँ 24,000। तो यानी कि जो मिक्स ओलंपिया है वो माउंट एवरेस्ट का 3 गुना से भी अधिक ऊंचाई पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिक्स ओलंपिया कहाँ है, तो मंगल पर है, और यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ग्रह और ये आंतरिक चारों ग्रहों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाह्य ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।